नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज के क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। लगभग इसी तरह के आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने वाले हैं, तो यह प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट आपके लिए, इसमें हम ला टेस्ट 30 करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे और जो पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ये आपका बनाया गया है, उस लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आइए जानते हैं कि एग्जाम के पहले ईवीएस पर्यावरण में 30 प्रश्नों में से आपके स्कोर कितना आता है। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको टॉपर नोट्स कैसे किस प्रकार प्राप्त होगी वो आपको जैसे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, आपको डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का स्रोत क्या होता है। O2 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ईंधन होता है या स्टेबलाइजर होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, संभावित प्रश्न है। और इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे इसरो से संबंधित। तो रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का जो स्रोत होता है वह कौन कहलाता है? O2 कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कहाँ हुई? 1949, 1956, 1969 या 1962 में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते थे। इसरो की स्थापना की अगर बात किया जाता है तो वह दोस्तों है आपका, जी हाँ, 15 अगस्त 1969, 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न साथियों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेलवदन, पेरियार, बांदीपुर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आना ही है, किसी भी जो भी आपके 8-10 प्रमुख हैं इनसे पूछा जा सकता है। तो सभी को राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ हैं इनका पूरा डिटेल अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कहलाता है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सभी राज्यों से कोई एक टॉपिक पूछा जाएगा जो सीमाएं होती हैं, राज्यों से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो एक कोई भी पूछा जा सकता है, ये आपके समुद्री सीमा पूछा जा सकता है, पड़ोसी राज्य पूछे जा सकते हैं और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के राज्य पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, लेकिन राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 19 राज्य हैं जो समुद्री सीमा में नहीं लगते हैं। ये भी आपको दें। टोटल कितने राज्य? 19 राज्य। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शांति, गांधी पीस फाउंडेशन या यूनेस्को की बात कर रहे हैं। तो जिस संस्था ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है वह संस्था आपकी कौन सी है? वह संस्था कहलाए संयुक्त राष्ट्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है, तो निम्न में से सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि कौन सी होगी? स्त्री निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना या कह सकते हैं बहुस्त्री झुंड नमूना। तो भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए प्रतिनिधि नमूना लेना है तो कहीं ना कहीं बहुस्त्री झुंड नमूना होगा, जो सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि होती है। डी ऑप्शन है, हमने ESB ने इसको व्यापम ने सही माना है। अगला जो प्रश्न है कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी थी? 9,023 करोड़, 100 करोड़, 6,000 या 8,023 करोड़। सभी लोग बताइए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जो आपको इसरो से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड पूछे गए थे। तो गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत दोस्तों आपके लगभग 9023 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, गगनयान कार्यक्रम से जो मुख्य खास बातें यह है कि गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मिशन है जिसके जरिए अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। तीसरा पॉइंट है कि गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये आपके गगनयान जो रिलेटेड हैं पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ये जो सेशन है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, या कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक है, तो लग जाइए प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात आती तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन की बात आती है। तो साइंस से भी प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि ग्लाइकोजन यकृत कोशिकाओं और मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा बनाया और संचय किया जाता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड रूप होता है। ग्लाइकोजन पशुओं और मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण होता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपने समझ लिया, जान लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, डियागो गार्सिया, देखिए जब भी डियागो गार्सिया की बात की जाती है तो प्रशांत, हिंद, अंध, उत्तरी ध्रुव, ये हमारे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब भी डियागो गार्सिया द्वीप की बात की जाएगी तो वह हिंद महासागर है। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जीके भी पूछे, प्रीवियस में पूछे गए से, इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय जो है जीके पूछे जाएगा। तो ये पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए पूरा कंक्लूजन लेकर आएँ ताकि 101% इस बार आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ, फतेह कर पाएँ। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यूरेनियम, थेरियम दोनों, ना तो यूरेनियम ना ही थेरियम। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में जो संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह कहलाता है थोरियम, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहे हैं इसलिए थोरियम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, फीडबैक करते रहिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? माउंट कोया, माउंट देवलॉस, सैडल चोटी, माउंट थैला। माउंट एवरेस्ट अभी तक पूछा जाता था, लेकिन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है वह सैडल चोटी कहलाती है। तो कोई भी चोटी पूछा जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ही प्रश्न आए। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि एक विश्व कप टूर्नामेंट में किस क्रिकेटर ने सबसे अधिक शतक बनाए थे? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुमार संगाकारा या डेविड वार्नर। तो विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वह क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। अच्छा साथियों, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम है, 7वां शतक उन्होंने लगाया था और इसी के साथ उनके नाम वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक हो गए हैं। रोहित ने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सचिन के नाम 45 मैच में 6 शतक थे, लेकिन शर्मा जी जो है 7वां शतक इन्होंने लगा लिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 से पहले जो 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बीच 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 शतक लाए, तो टोटल इनके 7 शतक हो जाते। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं और इसे कब लॉन्च किया गया था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसैट की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं और इसे कब लॉन्च किया गया है? तो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 की बात की जाती है। ठीक है, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं और इसे कब लॉन्च किया गया है, इसके बारे में सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो वह दोस्तों आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया है। ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है। साथियों, रॉकेट RH, जी हाँ दोस्तों, RH 200
ये रॉकेट है एक RAH-200। ये रॉकेट को कब लॉन्च किया गया? 2001 में, 2009 में, 2013 में या 1997 में? तो रॉकेट ऑरेंज को दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? यह है आपके 2013 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 21 नवंबर। जी हाँ साथियों, 21 नवंबर 2013 को जो है लॉन्च किया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुब्रतो कप फुटबॉल हो गया, होलकर कप टेनिस से संबंधित है, हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ से संबंधित है या देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो इनमें से जो जोड़ा सुमेलित नहीं, तो आप सभी लोग जानते हैं सुब्रतो जो कप है फुटबॉल से है, हीरो होंडा इंडियन ओपन है गोल्फ से संबंधित है, देवेंद्र जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, लेकिन होलकर ट्रॉफी टेनिस से संबंधित नहीं। ये जोड़ा गलत है, क्योंकि होलकर ट्रॉफी जो होता है एक राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता होती। क्या होता है? एक राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता होती, तो टेनिस नहीं है। तो ये आपका गलत मिलान दिया गया है। अगला, सन 2000 के मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 72, 30, 32 या 20 की बात कर रहे हैं। तो सन 2000 के मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं, वह है 30। तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में प्रश्न इससे रिलेटेड भी आते हैं। अगला प्रश्न है कि फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती? 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट। क्या आपने सोचा है? ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 फीट होती है। ये प्रीवियस ईयर में स्पोर्ट जीके जो है पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप सभी को तैयार रहना, प्रिपेयर रहना है। अगला कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल से भी प्रश्न आता है, परितंत्र, पर्वत श्रेणियाँ, जंगल या वातावरण। तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और इसी जीवन आधारित को परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र मतलब हमारे चारों तरफ का तंत्र, इसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पनामा नहर के उपयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पिछले बार जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इस बार हमने डिफरेंट क्वेश्चन लाया है, दूसरे नहर के बारे में हो सकता पूछा जा सकता है। तो पनामा नहर के उपयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पनामा नहर की अगर बात करते हैं तो 1914 में। ठीक है, पनामा नहर जो है मानव निर्मित एक 48 मील लंबी एक जल मार्गी नहर, मानव निर्मित, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर स्थल डमरू मध्य से होकर गुजरता है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की एक प्रमुख घटक भी कहलाती है। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं को किसका प्रतीक कहा जाता है? किसान का, धन का, अनाज का, देश का। ये MPPSC लेवल का प्रश्न हमने इसमें कंबाइंड किया है, जीके का, क्योंकि संभावित हो सकता है। क्योंकि ये नहीं समझिए कि इसका लेवल जो है इसका भी जीके का लेवल बहुत हाई होगा। तो गेहूं को किसका प्रतीक माना जाता है? तो गेहूं को दोस्तों बहुत से लोग अनाज बोलते हैं, बहुत से लोग किसान बोलते हैं, लेकिन वाकई में इसका राइट आंसर धन होता है। गेहूं को किसका प्रतीक मानते हैं? धन का। आपने किसी सिक्के में देखा होगा गेहूं का प्रतीक दिया गया है, ये मुझे लगता है 1 रुपये के सिक्के में है शायद। ठीक है, देखे होंगे आप, ध्यान नहीं मेरे को एग्जैक्ट, पल किसी सिक्के में है गेहूं का प्रतीक जो है बनाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? आर्थराइटिस, क्वाशियोरकर, गॉइटर, रातयंत्रता। तो एक रोग से संबंधित आएगा ही, पिछली बार हर पेपर में एक दो प्रश्न आया हुआ था रोग से संबंधित। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वह हमारा क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं प्रोटीन को अत्यधिक कमी से आंतों में ऑस्मोटिक असंतुलन आ जाती है और आहार नाल में सूजन की समस्या आती है, और इसका जो पता है इडिमा से किया जाता है। कैसे जानते हैं कि ये क्वाशियोरकर नामक रोग है? एक इडिमा होता है, उसके द्वारा ये पता किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप किस देश का राष्ट्रीय फूल है? थाईलैंड का, भूटान का, तुर्की का, कजाकिस्तान का। सभी लोग बताइए। जी हाँ,
ट्यूलिप किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो ट्यूलिप दोस्तों आपके तुर्की देश का एक राष्ट्रीय फूल है, पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है। थर्ड ऑल ऑप्शन हो ही जाएगा। पिछले बार जीके में ज़्यादातर ईवीएस में इंटरनेशनल पूछा गया था दूसरे देशों के बारे में, तो इस बार भी चांसेज है, इसलिए प्रिपेयर रहना सभी को। संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो मेरे प्यारे मित्र, तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि संसद में शामिल राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद नहीं होते। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं। संघ के लिए संसद होता है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, जिनके नाम राज्य सदन और लोकसभा होते हैं। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करता है। स्पोर्ट्स से नहीं दोस्तों, ये जीके है, सोशल साइंस का जीके है, कि रंबल इन द जंगल में मोहम्मद अली ने किसे हराया था? रंगल इन द जंगल, जी हाँ, जंगल के अंदर एक नाम दिया गया है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो रंबल इन द जंगल में मोहम्मद अली ने किसे हराया था? केन नॉर्टन, जॉर्ज फोरमैन, जो फ्रेजियर या लैरी होम्स? ये प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कंबाइंड किया। तो रंबल इन द जंगल, इसमें जो मोहम्मद अली ने हराया था वह आपके जॉर्ज फोरमैन कहलाते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30 अक्टूबर 1974 को द ग्रेटेस्ट उपनाम से प्रसिद्ध मुक्केबाजी मोहम्मद अली ने किन्शासा जैर, अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, जो जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ रंबल इन द जंगल जीतकर हैवीवेट खिताब पुनः प्राप्त किया था। तो सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह समझते जाइए और एग्जाम को फतेह करते जाइए। अगला प्रश्न है, भारत खालिस्तान मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जाए? तो भारत मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वह संसद भवन पर संरक्षित है। थर्ड वाला आपसे द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित नहीं है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित है। हीलियम से क्यों भरा गया है? ताकि जो लिखे हुए हैं लिखावट है, कीड़े मकोड़े न लगे, लिखावट नष्ट न हो, ज्यों का त्यों लिखा है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार। अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कीजिए। जयसवाल सर आपके कमेंट का फीडबैक का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो इनमें से जो राज्य में स्थानीय स्वशासन स्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया वह है मध्य प्रदेश, याद रखिए। प्रत्यायन या वापस बुलाने का अधिकार या राइट टू रिकॉल, अर्थात जनता यदि अपने किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है और उसे हटाना चाहती है तो प्रत्यायन के अधिकार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हटा सकती है। यह अधिकार स्थानीय स्वशासन स्तर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ये अच्छी बात है, चुनने के बाद अगर अधिकार है तो उसको हम हटा सकते हैं, फिर से चुनाव हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम ये आपके समवर्ती सूची का विषय हो गया, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत पशुओं से क्रूरता की रोकथाम, वन एवं वन्यजीव से शिक्षा, दिवालिया आदि जिन पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो समवर्ती सूची से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? संघीय सरकार, संघीय सरकार, लोकतांत्रिक या स्थानीय सरकार कहलाती है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आशय होता है वह होता है स्थानीय सरकार। क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार। मतलब स्थानीय सरकारों का गठन करना और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करना जिनसे वह अपने स्तर पर लोक कल्याण के लिए नीति निर्माण कर सकें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा?
कि बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, जल, भूमि, हवा इत्यादि इनकी प्रतियोगिता के बारे में समान प्रश्न पूछना, पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना, बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती है इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरणीय संबंधी ज्ञान की परख के लिए आपको क्या करेंगे, बेहतर क्या होगा कि जल, भूमि, हवा इत्यादि इनकी उपयोगिता के बारे में समान प्रश्न पूछें। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। बालक के अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। या पर्यावरण की बालक की भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। या बालक के भाषाई विकास में केवल उनके परिवार शिक्षकों की भूमिका होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में जिस प्रकार से सहायक होता है कि बालक के अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है। किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा होता है। और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। भाई अनुकरण कहाँ से सीखेगा? जहाँ से वो देखेगा, अपने आसपास देखेगा, और अपना आसपास क्या कहलाता? पर्यावरण ही कहलाता। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये 30 क्वेश्चनों में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहा, आप लोगों के आंसर कितने सही हुए हैं, सभी लोगों को कमेंट करना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। और एग्ज़ाम आ चुका है, सभी लोग पता है। डेट अगर मालूम चल गई है तो लग जाइए प्रिपरेशन में। जिनको डेट अभी नहीं मालूम चली है तो अच्छे तरीके से देखते रहें, एडमिट कार्ड देखते रहें और प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और टॉपर नोट्स अवश्य मंगवा लीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। और कहीं एक मौका, क्योंकि अगले ईयर 2025 में आपका होना है सिलेक्शन एग्ज़ाम, यानी कि मेन एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इसमें अगर कहीं 1, 2, 4, 6, 10 नंबर से आपका हुआ डिस्क्वालीफाइड तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बेहतर तैयारी के साथ नोट्स लीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। नोट्स पाने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नोट्स कैसे किस प्रकार प्राप्त होगी, जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट पे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।